नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपकी एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ में। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और चाहे आप सेट का पेपर देने जा रहे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हो, या फिर टीजीटी पीजीटी, या अभी रिसेंट में ईएमआरएस की वैकेंसी निकली है, और जिन अभ्यर्थियों का 27 अगस्त को एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है उसे क्या कहते हैं। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी, मन में आप स्वयं पहले से उत्तर दे लीजिए, उसके बाद में उत्तर देखिए कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अवधि कहाँ नहीं बोली जाती है। याद रखिएगा कि नहीं पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। मुर्दइया आत्मकथा के अनुक्रम का शीर्षक जो बुद्ध से संबंधित है, कौन से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा चले बुद्ध की राह। कविता की पंक्ति के साथ शीर्षक को सुमेलित करना है आपको। चलिए सुमेलित कर लीजिए। रोया यक्ष या तुम रोए थे, कौए ने खुजलाई पाखें, ये उपमान मैले हो गए हैं, बावड़ी के घेरे डाल दे खूब उलझी हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। रोया यक्ष या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास नागार्जुन जी की। कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, ये हो जाएगा अकाल। और उसके बाद ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये हो जाएगा कलगी बाजरे से। और बावड़ी को घेरे डाले खूब उलझी हैं, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जमुना के तीरे तीरे निबंध के लेखक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। निबंध है इनका ये, जमुना के तीरे तीरे। आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा आरंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्रत्याशा, नित्याप्ति और लास्ट में फलागम। तो इसके आधार पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 7। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे नहीं है, किससे नहीं है पूछा गया है। व्यंजन, प्रत्यायन, अवगमन इन सबसे है, लेकिन मुख्यार्थ का अर्थ व्यंजना में प्रयुक्त नहीं होता है, मुख्यार्थ का अभिधा में होता है। मैं सब बुराई ओढ़े रहूंगी पर तुम्हें बुरा न कहने दूंगी, न ही बुरा बनने दूंगी। आपोहदरी के भाग 1 में यह कथन किस शीर्षक से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरी लड़की अच्छी लड़की। प्रश्न नंबर 9, कविता की पंक्ति के साथ में कवियों को सम्मिलित करना है। चलिए मिलान कर लीजिए। तो माई सावरे रंग राची, ये हो जाएगा मीराबाई की है पंक्ति। फिर जासो प्रीति तही निठुराई सो निपेट नेह, ये हो जाएगी घनानंद की। पति रति की बतियां कहीं सखी लखी मुस्काई, ये हो जाएगी बिहारी की। और मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, ये हो जाएगी तुलसीदास की। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता जबकि मनुष्यों के नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसी पूंछ झड़ गई है। तो बताइए इस निबंध का निबंधकार कौन है। आसान प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 11, प्रकाशन वर्ष के अनुसार में निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। चलिए बताइए। ये सारे सिलेबस में लगे हुए नाटक हैं आपके, तो बहुत ही आसानी होनी चाहिए आपको बताने की। तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले अंधेर नगरी आई थी। कब आई थी? 1880 में। उसके बाद में नहीं, 1881 में आई थी, 1881 में। चंद्रगुप्त कब आया था? 1931 में। आषाढ़ का एक दिन 1958 में। और एक और द्रोणाचार्य
1979 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 12। कलाकृति मूल का प्रतीकात्मक प्रतिरूपण नहीं बल्कि सादृश्य अथवा पुनर्सृष्टि है। यह विचार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के किस व्याख्याकार का है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूचर का। प्रश्न नंबर 13। मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक में तिब्बत में तीसरी बार का वर्ष क्या है? जिसने पढ़ी होगी वो समझ जाएगा बहुत जल्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936। हालांकि 1937 इसका प्रकाशन है, परंतु तिब्बत में तीसरी बार का वर्ष है 1936। रचना काल के अनुसार रचनाओं का अनुक्रम लगाना है। सारे ही अज्ञे जी की रचनाएं हैं, बताइए। सही उत्तर उसका हो जाएगा सबसे पहले इत्तिलम, फिर बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार और सागर मुद्रा। आगे चलते हैं। निषाद बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो निषाद बांसुरी के रचनाकार हैं कुबेरनाथ रॉय। एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन झुका दिया, पूछा जसोदा ने तो वही मुंह बना दिया। मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। इस नाटक की पंक्तियां कौन सी हैं? किससे ली गई हैं इस नाटक की पंक्तियां? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा बाजार से ली गई हैं। जिसने नाटक पढ़ रखा होगा वो आसानी से प्रश्न का उत्तर दे देगा। प्रश्न नंबर 17। पूर्वी हिंदी किसके निकट है? पूर्वी हिंदी किसके निकट है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने किस शीर्षक का उल्लेख 2 बार किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इसी शीर्षक को 2 बार उन्होंने उल्लेखित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। निराला जी की रचनाएं हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज। इसके प्रकाशन वर्ष आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। प्रश्न नंबर 20। प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। प्रस्तुत अंश किस निबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मन मन के उस व्रत में। ये पंक्तियां अंधायुग के किस अंक से उद्धृत की गई हैं? बताइए। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभु की मृत्यु। प्रश्न नंबर 22। नन्नू शब्दार्थों काव्यम प्रस्तुत काव्य लक्षण किस आचार्य का? अभी मैंने जब सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक को पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रट का है ये। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। रेनेसां शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने किया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मिशेल सेट ने। यही फ़र्क होता है, अगर आप मूल ग्रंथ पढ़े रहेंगे ना तो बाकी और अन्य नाम पे दृष्टि ही नहीं जाएगी आपकी। एक बच्ची पूछ रही थी कि मैडम एक एक लाइन याद करना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं? पहले मन को आपने समझा दिया कि पॉसिबल नहीं है तो मन भी कहेगा हाँ पॉसिबल नहीं है। तो मन को जैसा समझाएंगे, ये मन बहुत शक्तिशाली है। ये मस्तिष्क है ना, करोड़ों का मस्तिष्क दिया है आपको भगवान ने। अगर इसको सही जगह पे लगाएंगे और आशावादी विचार भरेंगे तो ये आशावादी ही वर्क करेगा, निराशावादी करेंगे तो निराशावादी करेगा। तो कोशिश करिए कि जितना भी आप सोचें दिन भर में, हाँ नकारात्मकता आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा हो। अगर आप 95% अगर सोच रहे हैं नकारात्मकता, तब तो बेकार है, क्योंकि 5% आशावादी ये दबा ले जाएगी इसको। लेकिन आशा आपके 95% और 5% अगर नकारात्मकता आ भी जाती है, वो जो कि स्वाभाविक सी बात है, तो परेशानी की बात नहीं है। तो ये आम आदमी के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मन को जैसा समझाइए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे कोयली कोयली लोए। ये पंक्तियाँ किस काव्य के रूप में आती हैं? पहेली है, मुकरी है, गीत है, अनमेली है। सही उत्तर हो जाएगा पहेली। अब इसका उत्तर मुझे बताइए क्या होगा इसका उत्तर। पहेली है ये, इसका रूप पूछा गया था तो ये पहेली के रूप में आती है। प्रश्न नंबर 25, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनकी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने को यादगार रहेगा। इस अंश का निबंधकार कौन है बताइए। सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26, स्थापना है नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क दिया है नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह केवल नाटकीय क्रिया है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसका दोनों ही गलत हो जाएंगे, ए भी गलत, आर भी गलत। क्यों? क्योंकि नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यलोचन के स्थापित, तो काव्यलोचन के स्थापित प्रतिमान क्या है? काव्यलोचन के स्थापित प्रतिमान से की जा सकती। तो नाटक अगर जो शुद्ध साहित्य बता दिया गया तो यहाँ पे तो नकारात्मकता वाला कथन आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर इसको तो पूरा ही उल्टा लिख दिया। यहाँ लिखते हैं कि नाटक शुद्ध साहित्य, फिर कहते हैं नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह केवल नट की क्रिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नाटक शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इसके आधार पर दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 27, बाहुबली रास किस भाषा की रचना है बताइए। तो बाहुबली रास अवहट्ट भाषा की रचना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 1824 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे? सही उत्तर हो जाएगा विलियम प्राइस, ऑप्शन नंबर बी। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूल तनु भरई। इन पंक्तियों का भाव क्या है? भाव यही है कि वय संधि की नायिका का चित्रण है, मतलब ना वो किशोर है ना वो बालिग है, बीच की अवस्था को वय संधि कहा जाता है, तो उसी का ही ये चित्रण है। प्रश्न नंबर 30, सुमेलित करना है। विद्यानिवास मिश्र निबंध दिए गए हैं, अब सुमेलित कर लीजिए इसको, आसान है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र का है निबंध दिया टिमटिमा रहे हैं, दिया टिमटिमा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है श्रद्धा और भक्ति। विवेकी राय का है यह आम रास्ता नहीं है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 31, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है पूछा गया है। तो अकबर नहीं है इनका नाटक। ठीक है, चरणदास चोर, हिरमा की अमर कहानी और देख रहे हैं नैन, ये तीनों ही नाटक हबीब तनवीर जी के हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 32, गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं बताया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 के लेखक कौन है बताइए। पुस्तक का नाम पूछ लिया है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। आओ बैठे तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारें सब शिष्ट जीवन की, ये किस कविता की पंक्तियां हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न नंबर 35, साहित्य सुमन निबंध के लेखक कौन है? साहित्य सुमन निबंध के लेखक का नाम पूछा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट इस निबंध के लेखक है, साहित्य सुमन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ में सुमेलित करना है। देखिए कुछ संवाद हैं नाटकों के और उनको सुमेलित करना है। सच है वीरता अब भागती, तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। आवश्यकता ही संसार के तमाम व्यवहारों की दलाल है। विधान ही स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है।
चलिए बताइए। सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। अब आवश्यकता ही संसार के तमाम व्यवहारों की दलाल है। विधान ही स्याही, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त का कथन। यदि प्रेम की ज्वाला, ये वाला हो जाएगा कार्नेलिया का। और सच है वीरता की, ये हो जाएगा मंदाकिनी का। ठीक है। आवश्यकता ही संसार के तमाम व्यवहारों की दलाल है, ये चंद्रगुप्त का है। विधान की स्याही का एक बिंदु का गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त का है। ये जो कालिमा वाला है ये चंद्रगुप्त का है। और आवश्यकता ही संसार तमाम व्यवहारों की दलाल है, ये विजया का है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी कार्नेलिया बोलती है। और सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है, मंदाकिनी का है ध्रुवस्वानी नाटक से। आगे चलते हैं। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। मागधी और शौरसेनी के बीच पढ़ने वाली भाषा थी, बताइए। मागधी और शौरसेनी के बीच पढ़ने वाली भाषा कौन सी है? तो अर्धमागधी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, किस विद्वान ने गांधीवाद को 3 भागों में विभक्त किया है? बताइए। गांधीवाद को 3 भागों में विभक्त करने वाले कौन से विद्वान हैं? तो किशोरलाल मशरूवाला, इन्होंने गांधीवाद को 3 भागों में विभक्त किया है। 39, आराधन का दृढ़ आराधान से 2 उत्तर, राम की शक्ति पूजा में यह किसका कथन है? आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामवंत का ये कथन था। प्रश्न नंबर 40, कर कमल हो गए किसकी रचना है? कर कमल हो गए, सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी की रचना है कर कमल हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, किसके बातचीत के उपरांत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक लिखा था? भूमिका में ये उद्धृत भी है, भूमिका मैंने पढ़ाई है बकरी नाटक की, बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी। आश्चर्य की बात है, लेकिन जब आप भूमिका पढ़ते हैं ना तो यही छोटे छोटे पॉइंट आपको बाकी अभ्यर्थियों से आगे लेके जाते हैं। तो किसके बातचीत के उपरांत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक लिखा था? तो राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, तोप गाड़ी शब्द में शामिल 2 भाषाएं हैं, बताइए। तोप और गाड़ी, इसमें कौन कौन सी? तोप का भी पूछा गया और गाड़ी का भी पूछा गया है। गाड़ी तो हिंदी शब्द है, तोप किस भाषा का है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है तोप। ठीक है। तोप गाड़ी शब्द में शामिल 2 भाषाएं हैं, तुर्की और हिंदी। तो इसके आधार पर आपका 42 उत्तर सही है। आगे चलते हैं। अस्तित्ववाद का भाव तथा विचार के प्रति जीवन का विद्रोह है। अस्तित्ववाद भाव तथा विचार के प्रति जीवन का विद्रोह है, यह कथन किनका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियन बेंद्रा का है ये। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग उर्वशी में किस पात्र का कथन है ये? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, भारतेंदु युग के निबंध विभिन्न सामायिक समस्याओं से प्रेरित व आंदोलित थे। भारतेंदु युग का उदय ब्रिटिश शासनकाल में के दौरान हुआ था। सही उत्तर दोनों ही सही हैं, तर्क भी सही, स्थापना भी सही। 46, उनके नाटकों को पात्रों के साथ में सुमेलित करना है, आसान है, चलिए मिलान कर लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे के तो सावित्री हो जाएंगी, अंधा युग के हो जाएंगे संजय, आगरा बाजार के शायर और ध्रुव स्वामिनी के शिखर स्वामी। ठीक है। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 47, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही काल विभाजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। किस चिंतक ने लिबिडो शब्द का विवेचन किया है? तो और कोई नहीं, फ्रायड ने किया है, क्योंकि इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। लिबिडो शब्द का विवेचन इन्होंने ही किया है।
फिर प्रश्न नंबर 49, फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्ति विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। तर्क दिया है, अपनी सभी कविताओं में फैंटेसी का आश्रय लेने के कारण मुक्तिबोध फैंटेसी के अभिनिवेश के कवि कहलाए। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो अपनी सभी कविताओं में फैंटेसी का आश्रय लेने के कारण मुक्तिबोध फैंटेसी के अभिनिवेश कहलाए। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा, ए सही आर गलत, क्योंकि उनकी सभी कविताएं फैंटेसी से युक्त तो नहीं थी। फैंटेसी का आश्रय लेने कर मुक्तिबोध फैंटेसी के अभिनिवेश के कवि कहलाए, तो ये गलत हो जाएगा तर्क। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 50, अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, किस निबंध का अंश है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस्तवार दा लाल इत्रेतर एंदोई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था। ये नहीं पूछा है कि इसके रचनाकार कौन है, पूछा है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इस्तवार दा लाल इत्रेतर एंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 52, कौन सी रीति दीर्घ सामाजिक नहीं होती, कौन सी रीति दीर्घ सामाजिक नहीं होती पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वैदर्भी रीति, ऑप्शन नंबर डी। 53, उत्तर आधुनिकतावाद के किस विचारक ने द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक लिखी थी। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस फुकुयामा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखी है। सुमेलित करना है, तो चलिए कौन से पात्र किस कहानी से हैं। बहुत आसान प्रश्न है, मेजर गिरीश नेगी। क्यों आसान है, क्योंकि सारी कहानियाँ मैंने पढ़ा दी हैं आपको। टेलीग्राम चैनल पर आपको यूनिट 7 में हिंदी कहानी के नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, उसमें आप जाइएगा, चाहे आप चैनल में जाइएगा चाहे आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, वहाँ पर तो मैंने पूरा फोल्डर ही सेंड कर दिया है PDF का। और यदि आपको वाचन सुनना है तो वीडियोस भी हैं, आप एक एक वाचन के साथ में एक एक कहानी को समाप्त कर सकते हो और साथ ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मेजर गिरीश नेगी परिंदे कहानी से हैं। शाहनी सिक्का बदल गया, अभी रिसेंट में पढ़ाई थी। चंदा राजा निर्बंसिया और नवल किशोर दुलाई वाली। तो इसके आधार पर सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित पात्रों तथा उपन्यासों को मिलाना है। तो चलिए पात्रों को और उस उपन्यासों को मिला लेते हैं। कालीचरण सबसे पहले गोबर को मिला लेते हैं, गोदान से हैं। भट्टनी बाड़भट्ट की आत्मकथा से हैं। रत्नावली मानस का हंस से हैं और कालीचरण मैला आंचल से। तो इसके आधार पर सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 56, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य इतिहास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है पूछा है। भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो ऑप्शन नंबर पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, ए सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। औ हिंदी की कैसी ध्वनि है, संवृत है, विवृत है, इष्ट स्पष्ट है या स्पष्ट है। औ तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवृत है। ठीक है, व्याकरण का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 58, चलिए दलित कुछ कुछ इसमें आ गए हैं रचनाएं। छप्पर जयप्रकाश करदम का है, तो इसके आधार पर मिला सकते हैं। हाँ मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो छप्पर हो जाएगा जयप्रकाश करदम का। मुक्ति पर्व हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण्य का। दोहरा अभिशाप किसका है, कौशल्या वैसंत्री का है। और जस तस भई सवेर सत्यप्रकाश का है। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 59,
निम्नलिखित कहानी संग्रह के साथ में इस कहानी को सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लीजिए। शरणार्थी अज्ञे की है। पटरियाँ ये भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव की है। और साथ के लोग शेखर जोशी की है। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 60। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास मनोरंजन प्रधान हैं। उनके उपन्यास पाठकों को बांधे रखते हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 61। चिंतामणि में से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का है? रीतिबद्ध है, बताइए। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध 3 प्रकार के रीतिकालीन कवियों का विभाजन हुआ है। तो रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध धारा के हैं कवि। आलम, रसनिधि, वृंद ये सब कौन से श्रेणी में आते हैं? रीति मुक्त में आते हैं या रीति सिद्ध में आते हैं? तो रीति मुक्त में आते हैं ये। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62। काव्य हेतुओं में प्रतिभा को किस आचार्य ने जन्मांतरागत संस्कार विशेष कहा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामन ने कहा है। प्रश्न नंबर 63। स्त्री लेखन के ऊपर कुछ कुछ प्रश्न आए हुए हैं, चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले स्त्री संघर्ष का इतिहास, ये हो जाएगा राधा कुमार का। उपनिवेश में स्त्री, ये प्रभा खेतान का है। औरत के लिए औरत, ये हो जाएगा नासिरा शर्मा का। और स्त्री लेखन स्वरूप और संकल्प, ये हो जाएगा रोहिणी अग्रवाल का। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4, 1, 2 और 3। स्त्री संघर्ष का इतिहास राधा कुमार, याद कर लीजिए। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, स्त्री लेखन स्वरूप और संकल्प रोहिणी अग्रवाल। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 64 में। निम्नलिखित रचनाओं को दृष्टि से भीष्म साहनी के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम आपको लगाना है। बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। प्रश्न नंबर 65। चलिए सुमेलित करना है फिर से। ये उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। तो अज्ञे जी का है शेखर एक जीवनी, भीष्म साहनी का है नीलू नीलिमा नीलोफर, श्रीलाल शुक्ल का है मकान और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है चारुचंद्र लेख। तो इसके आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। हाल ही में किस भारतीय रचनाकार को बुकर पुरस्कार मिला है? बताइए बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो M.T. वासुदेवन नायर को मिला है। प्रश्न नंबर 67। करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भामा का, ऑप्शन नंबर बी। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्रश्न नंबर आपका आता है 68। भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, भारत विभाजन के गुनहगार। प्रश्न नंबर 69। रचनाकाल की दृष्टि से शेखर जोशी के कहानी संग्रह का सही क्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है और डांगरी वाले। 70। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास दिए हैं, इनको आपको मिलाना है। बताइए। तो सबसे पहले मैला जल आया, परिति परिकथा, दीर्घतपा और कितने चौराहे। प्रश्न नंबर 71। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की किस रचना को छंदों का जाया पर कहा है? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में
कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर। मैंने आपको अलंकार भी पढ़ाया और समास भी पढ़ाया। आप व्याकरण वाली पोर्शन में जाएंगे ना तो बहुत पहले मैंने आपको व्याकरण ही, सबसे पहले शुरुआत मैंने व्याकरण से ही की थी। वहाँ से जाके मेरे स्वयं के नोट्स हैं, वहाँ से जाके आप पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 73। कोई भी लेखक ना तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, ना वह परिवेश निरपेक्ष। यह कथन किनका है? तो मनु भंडारी जी का ये कथन है। भूमिका से उद्धृत है ये कहानी। ये भी मैं, दुनिया के सबसे अनमोल रतन के रूप में दिलफिकार ने दिलफरेब को क्या नहीं दिया? आंसू, राख, जेवर, खून का कतरा। तो क्या नहीं दिया गया है, पूछा गया है, तो जेवर नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आसान प्रश्न है, तो द्रौपदी उपन्यास इनका नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। हित तरंगिणी के लेखक कौन है? आसान प्रश्न है, बताइए हित तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कृपाराम है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77। चलिए, अब ये पाश्चात्य रचनाकारों को मिलाना है। द सेक्रेड वुड किसकी रचना है, बताइए। देखिए, मिलाते हैं। लिटरेरिया बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में ये हो जाएगी रिचर्ड्स की, और द सेक्रेड वुड ये टी.एस. एलियट की है, और द मेकिंग ऑफ लिटरेचर स्कॉट जेम्स की है। ठीक है, तो आपको अगर दो रचनाएं भी आती हैं तो इसका उत्तर आप भली भांति दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 78। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी रामतीर्थ का है। मैंने पूरी ये रचना पढ़ा रखी है। आप प्लेलिस्ट जाके खंगालेंगे ना तो बहुत सारे उसमें अनमोल रत्न आपको मिलने वाले हैं, जो कोई भी मूल टेक्स्ट का वाचन नहीं कर रहा। समय जाता है, लेकिन जो समय देता है अपनी पढ़ाई को, निखर कर वही सामने आता है। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन एक बार आपने रचना पढ़ ली ना तो वो ज़िंदगी भर के लिए चिपक जाती है आपके साथ में। कहीं भी जाएंगे, अगर किसी भी, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर आपने मान लीजिए एग्ज़ाम देके बन भी गए, तो कम से कम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बताने के लिए आप अपने आप को समझेंगे तो कि हाँ, हमें किताब देखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसे ही बता देंगे कि उसमें कौन से पात्र आए हैं। मान लीजिए कथन ही आ गया, और मैंने जब ये पढ़ाया तो सबसे ऊपर ये टॉप में ही कथन दिया हुआ है कि हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, और इंग्लिश वर्जन भी इसमें लिखा हुआ है। तो किसका है? स्वामी रामतीर्थ जी का ये कथन है। और जब मैं ये पढ़ा रही थी तभी मैंने पूछा था प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और देखिए प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 79। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। तो ये किस कहानी से? अपना अपना भाग्य। मैंने कहानी पढ़ाई हुई है, और ये आपकी अंतिम पंक्तियां हैं उस कहानी की। राग दरबारी के रंगनाथ ने किस विषय में एमए किया है, बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताना है आपको। कैसे याद कराया था? हचंपम चित्र ज्ञान है, इस तरीके से याद करवाया था ना। तो सही बताइए ऑप्शन। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदायन, मगावती, पद्मावत और मधुमालती। कॉलरिज की प्रस्तावित मुख्य कल्पना संबंधित है, किससे संबंधित है कल्पना कॉलरिज के अनुसार? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचेतन मन से। प्रश्न नंबर 83। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक के अंतर्गत सही अनुक्रम क्या है, बताइए। टॉपिक ही पूछ लिया है, ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं बने हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले परशुराम की तुरखम, किरणों की खोज में, देवता के अंचल में और मौत की घाटी में। देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में। परशुराम की तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 84। सीमित घरेलू परिवेश में यंत्रवत तथा उबाऊ वैवाहिक जीवन बिताने वाली स्त्री का चित्रण किसमें केंद्रित है? तो गैंग्रीन में, जिसका नाम रोज़ भी है। ठीक है, तो ये उबाऊ महिला की कहानी है, उबाऊ उसके जीवन की कहानी है। तो प्रश्न नंबर 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। डिस्ट्रीबोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जित्तन बाबू
पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे, ये कथन किसका है? मैलाचल से उद्धृत है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बालदेव का कथन है। प्रश्न नंबर 86, भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 88, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के लिए किसे प्रेरक माना है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाथुराम प्रेमी। जब आप भूमिका पढ़ते हैं ना, तो भूमिका से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं आपके, इसलिए कहते हैं कि सारी भूमिकाओं को आप कम से कम पढ़ लीजिए। मैंने सारी भूमिकाएं भी पढ़ाई हुई हैं, उपन्यास हों चाहे वो आपके नाटक हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुराम प्रेमी। प्रश्न नंबर 89, मैंने अपनी आप से इतनी बातें कहीं पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। ये वाक्य किस नाटक से है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें। कल ही मैंने कहानी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड भी की थी कि इसको देख लीजिएगा, तो उसी कहानी का ये वाक्यांश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 90, निपुणिका किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही आसान प्रश्न है। निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा का उपन्यास पात्र है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, रामानंद को। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, ऐसे है ना। फिर अरबी फारसी उपसर्गों में वर्ग में अल का उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो जो अरबी फारसी उपसर्ग होते हैं ना, उसमें अल उपसर्ग का अर्थ बताना है आपको। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्चित, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति के 4 अध्याय के द्वितीय अध्याय का शीर्षक बताना है। हिंदी संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। बताइए। द्वितीय अध्याय का शीर्षक पूछा, मतलब 4 अध्याय है ना, तो अध्याय का नाम पूछा, उसके अंदर भी प्रकरण है, तो प्रकरण का नाम ना पूछकर मेन अध्याय का नाम पूछा है। बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, क्योंकि इस्लाम वाला तीसरा चैप्टर है और भारतीय संस्कृति यूरोप ये चौथा है और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव ये पहला है और ये प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह ये दूसरा है। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज़ नोट भी कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति का आविर्भाव पहला अध्याय, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम और चौथा अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। नोट कर लीजिएगा इसको। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थिर विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। ये वाक्य किस कहानी का है? बताइए। आसान प्रश्न है, कानों में कंगना का। अब प्रश्न नंबर 95, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, सिलिया, धनिया, मिस मालती, जुनिया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनिया कहती है। किससे कहती है? होरी से कहती है, जब वो राजा साहब से मिलने जा रहा होता है। प्रवासी लेखक तेजेंद्र शर्मा किस देश में रहते हुए हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं? बताइए। तो इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका आता है 97, अंतिम आपके 3 प्रश्न बचे हुए हैं। प्लेटो ने काव्य की देवी प्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में उपस्थित किया? बताइए। देवी प्रेरणा से संबंधित था ना प्लेटो का सिद्धांत, तो किस पुस्तक में आया? बताइए। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा फेदरुस एवं इयोन में। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है जिसने भी बनाया है, फेदरुस एवं इयोन ने। ठकुरी बाबा का एक पात्र विधुर है जो तरकारी बोकर, तरकारी मतलब सब्जी बोकर बगीचे की रखवाली कर अपना गुजारा करता है। नाम बताना है। सही उत्तर हो जाएगा काछी, जो विधुर है, मतलब उनकी पत्नी खत्म हो चुकी हैं। कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है।
सहज कहानी में जीवन के कटु सत्यों के प्रति उपेक्षा का भाव मुखरित है। सही उत्तर याद करना है। तो सही उत्तर देख लीजिए, सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए सही, आर गलत। सहज कहानी में जीवन के कटु सत्यों के प्रति उपेक्षा नहीं है। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न, छोड़ परे अपन आप दोनों छेड़छाड़ दी चंगे भले, न जनानी अंग लगी न मति भ्रष्ट हुई। यह अंश किस उपन्यास का है। तो सही उत्तर हो जाएगा जिंदगी नामा, ऑप्शन नंबर बी। अगर झूठा सच दिया होता या फिर तमस दिया होता तब कंफ्यूजन होती आप लोगों को, लेकिन इसमें ऑप्शंस आसान थे, इसी वजह से सही उत्तर है। क्योंकि देखिए पंजाबी भाषा इसमें आ रही ना, छोड़ पड़े आप दोनों छेड़छाड़ दी जंग भले, न जनानी अंग लगी न मति भ्रष्ट हुई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे 100 प्रश्न हो गए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मॉक टेस्ट के देने के ऐसे ही मॉक टेस्ट दीजिए, अभ्यास करिए और स्वयं का आकलन भी करिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या, मतलब इसमें आपके जो मैंने कुछ रचनाओं की जो अनुक्रम की जो प्रकाशन वर्ष पूछे हैं उसका भी बताइएगा मुझे आंसर, और आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप चले जाते हैं ऐसी वीडियो को लाइक किए बिना, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझसे भी उत्साह होता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने की हिम्मत जुटा पाती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।